दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसकी डिमांड मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स काफी टाइम से कर रहे थे, इसलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, इस मूवी में 4 अलग अलग कहानियां एक साथ चलती रहती हैं और अगर मैं मूवी के हर सीन के हिसाब से कहानी एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और ये चारों ही कहानियां एक दूसरे से किसी न किसी तरह लिंक है, इसलिए इन कहानियों को मैं एक बार में कहानी खत्म करूंगा। इससे कहानी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वामू नाम की एक लड़की को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं। उसका एक्स उससे कहता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जिस पर वम्बू कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। यानी कि वो उसे इंटीमेट होने के लिए बुला रही थी। अब वम्बू असल में शादीशुदा है और ये लड़का उसके कॉलेज में था। उस समय ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। यहाँ वम्बू का पति मुगिल घर पर नहीं था, इसलिए वो बॉयफ्रेंड को बुला रही थी। शायद वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। अगले सीन में हम उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिस दौरान वम्बू के बॉयफ्रेंड को न जाने क्या होता है और वो मर जाता है। अब उसकी मौत किस वजह से हुई थी यह हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उसकी अचानक मौत से वम्बू काफी ज्यादा डर गई थी। उसी वक्त उसका पति मुगिल बाहर से आ जाता है, जो कि जब ऊपर आ रहा था तभी उसका हाउस ओनर मुगिल को रोककर कहता है कि मेरे यहाँ एक फंक्शन है जिसमें कुछ ज्यादा गेस्ट आ गए हैं और मेरा घर उनके लिए छोटा पड़ रहा है, तो क्या तुम कुछ गेस्ट को अपने यहाँ रख सकते हो। मुगिल जवाब देता है हाँ बिल्कुल, आप भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बुजुर्ग कपल और एक बच्चा मुगिल के साथ उसके घर के अंदर आ जाते हैं। इस दौरान जब मुगिल उन्हें पानी देने के लिए फ्रिज खोलता है तो उसमें वम्बू ने अपने बॉयफ्रेंड की लाश को छिपाया हुआ था, जिसे देख मुगिल बुरी तरह डर जाता है। वो इस बारे में जब वम्बू से पूछता है तो वो रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था और जब मैं इसे इंटीमेट हो रही थी तो ये अचानक से मर गया, पर तुम चिंता न करो, मैं पुलिस में सब कुछ बता दूंगी, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुगिल उससे कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो, तुम्हारी वजह से अब मैं भी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तुमने पुलिस को बताया तो हमारी कितनी बदनामी होगी जानती हो। मेरे माता पिता को तुम्हारी वजह से सर झुकाकर चलना होगा। अब बस एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारी इस लाश को ठिकाने लगाने में मदद करूंगा और फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। फिर मुगिल प्लान बनाता है कि हम इस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। इसलिए वह एक चाकू वम्बू को देकर लाश को काटने के लिए कहता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसी की वजह से खड़ी हुई है। वम्बू कोशिश तो करती है पर वो उस लाश को काट नहीं पाती। मुगिल भी कोशिश करता है मगर वो भी कुछ नहीं कर पाता। यानी कि अब इन्हें लाश को मेहमानों से बचाकर बाहर ले जाना होगा। इसके लिए दोनों ही लाश को एक गद्दे में पैक करके ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। फिर मुगिल ओल्ड कपल से कहता है कि हमें जरूरी काम से बाहर जाना होगा, आप अंदर से लॉक कर लो। इसके बाद मुगिल और वम्बू नीचे जाकर उस लाश को गाड़ी में रखते हैं और एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। मुगिल देखता है कि यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए ये लोग यहाँ लाश को नहीं दफना सकते थे। इसी बीच इन दोनों को एक पुलिस ऑफिसर बर्लिन देख लेता है। बर्लिन को उन पर शक होता है और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर मुगिल और वम्बू का अगला प्लान था कि वो इस लाश को रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने रख देंगे, जिससे सुसाइड या एक्सीडेंट का केस लगेगा। लेकिन ट्रेन आने में अभी 2 घंटे का समय बाकी था, इसलिए यहाँ दोनों बातें करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और दोनों ही शादी करना नहीं चाहते थे। फिर भी घर वालों के प्रेशर में आकर इन्हें शादी करनी पड़ी। दोनों ने आज पहली बार एक दूसरे से इतनी बातें की थी। अब ट्रेन आने वाली थी तो ये दोनों लाश को रखने जाते हैं। तभी बर्लिन इनके पास आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम दोनों की पोल खुल चुकी है, तुमने इस आदमी को मार दिया है और अब इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकले हो। फिर वो दोनों को लेकर एक वेयरहाउस यानी गोदाम में जाता है, जहाँ वम्बू बर्लिन से सब कुछ सच सच बता देती है। बर्लिन को वम्बू और मुगिल इस बात को छुपाने के लिए 8 लाख रुपए देने को तैयार थे, जो कि गहने वगैरह बेचने और बाकी जमा पूंजी वगैरह मिलाकर इनके पास यही था। वो ऑफिसर कहता है कि ये चिल्लर मेरे को एक काम कर रही, इतना तो मैं कभी भी कमा लूंगा। मैं इस लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद भी करूंगा और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये सब कुछ बर्लिन वम्बू की तरफ देखकर बोल रहा था, जिस पर वम्बू रोने लगती है। तो मुगिल उसे समझाता है कि हाँ कर दो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वम्बू कहते कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मगर अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मानना पड़ता है। अब डिसाइड होता है कि पहले बर्लिन बॉडी को ठिकाने लगाने में इनकी मदद करेगा और फिर वम्बू बर्लिन के साथ इंटीमेट होगी। मुगिल वम्बू से बताता है कि तुम चिंता ना करो, मैं बॉडी डिस्पोज करते हुए उसकी वीडियो बना लूंगा और उल्टा उसे ब्लैकमेल करूंगा, तो उसे ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ना होगा। इस पॉइंट पर बर्लिन ही अपना प्लान बदल देता है और कहता है कि पहले कौन सा काम किया जाए, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बर्लिन वम्बू से कहता है कि तुम लाश को गाड़ी में ही रहने दो और अपने पति को हथकड़ी लगाकर मेरे साथ चलो। वम्बू ना चाहते हुए भी मुगिल को हथकड़ी लगा देती
देती है और फिर वो जब बर्लिन के करीब जाने ही वाली होती है तभी अचानक से बर्लिन के सर पर एक टीवी आकर गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये टीवी कहाँ से आया ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। फिर इन दोनों ही लाशों को वम्बू और मुगिल गाड़ी सहित ठिकाने लगा देते हैं। फिर मुगिल वम्बू से कहता है कि एक तुमसे इंटीमेट होने के दौरान मारा गया और एक इंटीमेट होना चाह रहा था तब मारा गया, ऐसा है तो मुझसे दूर ही रहना। उसकी ये बात सुनकर वम्बू हंसने लग जाती है। इसका मतलब ये था कि दोनों ही अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देने के लिए तैयार थे। अब दोस्तों अगली कहानी है एक ट्रांसजेंडर शिल्पा की, जो कि पहले मर्द था, फिर उसने अपना सेक्स चेंज करवा लिया और वो ट्रांसजेंडर बन गया। शिल्पा का एक बेटा भी है जिसका नाम रसूकुट्टी है। दरअसल 9 साल पहले शिल्पा अपने परिवार को छोड़कर मुंबई चला गया था और वहाँ अपना सेक्स चेंज कर लिया। बात करें रसूकुट्टी की तो उसके स्कूल के दोस्त अक्सर उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसके पापा को नहीं देखा था, इसलिए वो तो बहुत ही बेसब्री से अपने पिता का इंतजार कर रहा था। पर जब शिल्पा यहाँ आता है तो उसका किन्नर का रूप देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसकी पत्नी ज्योति जो कि अपने पति की राह देख रही थी उसको भी काफी बुरा महसूस होता है। हालांकि रसूकुट्टी काफी खुश था। यहाँ बाकी सभी लोग शिल्पा को काफी भला बुरा कहते हैं। अब रसूकुट्टी अपने स्कूल के दोस्तों को अपने पिता से मिलवाना चाहता था ताकि वो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी ना बोले, तो वो शिल्पा को लेकर बाहर निकलता है। जहाँ स्कूल जाते वक्त दोनों के बीच काफी बातें होती है। जैसे रसूकुट्टी शिल्पा से पूछता है कि मैं आपको पापा कहकर बुलाऊं या फिर मम्मी, और मुंबई में आप क्या करते हो। शिल्पा बताती है कि तुम जो चाहो वो बुलाओ, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। बाकी मुंबई में मुझे ताली बजाकर दुकानों से पैसे मिलते थे। अब ये ताली बजाने वाली बात रसूकुट्टी नहीं मानता, तो शिल्पा एक दुकानदार के सामने ताली बजाकर उससे पैसे लेकर दिखाती है, जो देख उसका बेटा काफी खुश होता है। रसूकुट्टी को इस दौरान टॉयलेट लग जाती है तो शिल्पा उसे एक पब्लिक टॉयलेट में ले जाता है, जहाँ पर अचानक से जिप बंद करने के दौरान रसूकुट्टी की चैन फंस जाती है, जिससे शिल्पा निकालने की कोशिश करने लग जाता है। इस दौरान शिल्पा को एक पुलिस कांस्टेबल देख लेता है, जो कि शिल्पा को चिल्लाते हुए कहता है कि तू इस बच्चे को किडनैप कर रही है। तब शिल्पा कहते कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये मेरा बेटा है। कांस्टेबल सोच में पड़ जाता है कि शिल्पा का बेटा कैसे हो सकता है, तो शिल्पा उसे समझाता है कि मैं पहले मर्द था। फिर भी कांस्टेबल को उस पर भरोसा नहीं होता, तो वो शिल्पा से बच्चे का नाम पूछता है, जो बताने पर कांस्टेबल बच्चे का आईडी चेक करता है तो उसमें कुछ और ही नाम था। असल में रसूकुट्टी इस बच्चे का पेट नेम था, जिस कारण शिल्पा को कांस्टेबल पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ पर रसूकुट्टी और शिल्पा के घर वालों से बात करने पर कांस्टेबल को पता चलता है कि शिल्पा तो सच बोल रही थी, तो वो इन्हें छोड़ देता है। पर पुलिस स्टेशन से जाते वक्त शिल्पा पर बर्लिन की नजर पड़ती है। ये वही बर्लिन था जो कि पहली कहानी में सर पे टीवी गिरने के कारण मारा गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बर्लिन कितना गिरा हुआ आदमी है। वो उस कांस्टेबल को बाहर भेजकर शिल्पा को वापस बुलाता है और उसके साथ अजीब तरह की अश्लील बातें करने लगता है। इस पर शिल्पा कहती कि सर, बच्चे के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। तो उसके इस बात पर बर्लिन एक दूसरे कांस्टेबल के साथ रसूकुट्टी को चाय बिस्किट खाने के लिए भेज देता है और फिर बर्लिन शिल्पा से कहता है कि तुम मुझे खुश करो। शिल्पा भी मजबूरी में बर्लिन को प्लेजर देती है और फिर जब रसूकुट्टी वहाँ आता है तो शिल्पा को रोते हुए देखता है। फिर वो पूछता भी है कि क्या हुआ, आपको पुलिस वालों ने मारा है क्या। इस पर शिल्पा कहते कि नहीं, चलो तुम्हारे स्कूल चलते हैं। अब स्कूल का चपरासी शिल्पा को अंदर जाने नहीं दे रहा था, तो रसूकुट्टी कहता है कि आप यहीं रुको, मैं अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। यहाँ पर चपरासी और बच्चों के पेरेंट्स शिल्पा को देखकर उस पर कमेंट्स करने लगते हैं और यहाँ भी उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, इसलिए शिल्पा बाहर चला जाता है। यहाँ पर एक औरत उसे उदास देखकर कहती है कि लोगों को जो दिखता है वो तुम्हें उसी पर जज करते हैं, कोई भी तुम्हारे मन को नहीं जानना चाहता। उनकी इस बात पर शिल्पा फैसला करती है कि वो मुंबई वापस लौट जाएगी, इसलिए वो टिकट भी करवा लेती है। इस तरफ शिल्पा के वहाँ पर न होने के कारण सभी बच्चे वापस से रसूकुट्टी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। अब रसूकुट्टी बाहर आता है तो शिल्पा उसे बताते है कि चपरासी ने मुझे बाहर कर दिया था। इस पर रसूकुट्टी पूछता है कि अब आप कहाँ जा रही हो और मैं तुम्हें अपने दोस्तों से फिर कभी मिलवा दूंगा। इतना कहकर वो शिल्पा के साथ आगे बढ़ जाता है। फिर बाजार में रसूकुट्टी कहीं गायब हो जाता है और शिल्पा हर जगह उसे ढूंढने लग जाती है, मगर वो कहीं मिलता नहीं। फिर थकार कर शिल्पा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बर्लिन से कहती है कि मेरा बेटा कहीं गायब हो गया है, उसे ढूंढ दीजिए। लेकिन बर्लिन उसे फिर से वही सब करने के लिए कहता है। फिर जब शिल्पा नहीं मानती तो वो उसे मारता है और साथ ही शिल्पा का बाल पकड़ता है, जो कि नकली होने के कारण बर्लिन के हाथ में आ जाते हैं। यहाँ शिल्पा आखिरकार गुस्से में बर्लिन को एक जोर की लात मारता है और फिर वो बर्लिन के सर पर हाथ रखकर श्राप देता है कि तेरी मौत जल्दी होगी। इसके बाद पुलिस वाले शिल्पा को पकड़कर बाहर कर देते हैं और बर्लिन हंसते हुए कहता है कि जब मुझे मेरी बीवी के श्राप से कुछ नहीं हुआ तो इसका श्राप मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि शिल्पा का ये श्राप काम कर गया और बर्लिन अचानक से मारा गया। आगे बाहर निकलकर शिल्पा रो रही होती है, तभी एक आदमी उसे आकर कहता है कि तुम्हारा बेटा घर पर है। तब शिल्पा तुरंत घर पहुंचती है, जहाँ रसूकुट्टी को देखकर वो उसे काफी प्यार करती है। फिर वो रसूकुट्टी से सवाल करती है कि तुम ऐसे क्यों चले गए थे। तब रसूकुट्टी कहता है कि ठीक, हमें भी 9 साल पहले आपके बगैर ऐसा ही लगा था और अब आप दोबारा लौटे हो तो फिर से वापस जा रहे हो।
मैंने आपको टिकट लेते हुए देख लिया था। ये सुनकर शिल्पा उसे गले लगा लेती है और अब जब उसके बेटे और उसकी बीवी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था तो शिल्पा सोचती है कि वो अब दुनिया की फिक्र नहीं करेगी और वो अब यहीं पर रुक जाती है और यहीं पर इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग होती है। अब दोस्तों अगली कहानी है 5 दोस्तों की। इनमें से 4 दोस्त यानी कि सूरी, गाजी, मोहन और वसंत एक जगह मिलकर ब्लू फिल्म की डीवीडी खरीदते हैं जिसे ये अपने दोस्त अब्दुल के घर देखने वाले थे क्योंकि उसके घर आज कोई नहीं था। अब जैसे ही फिल्म चालू होती है वैसे सूरी चिल्लाने लगता है कि इसे बंद करो, इसमें तो मेरी माँ है। फिर वो गुस्से में टीवी को तोड़कर यहाँ से रोते हुए चला जाता है जिसके पीछे मोहन उसे समझाने के लिए जाता है। इधर अब्दुल की हालत इस कारण खराब होती है क्योंकि सूरी ने उसकी टीवी तोड़ दी थी, जो बात अगर उसके पापा को पता चली तो वो उसे अच्छे से तोड़ेंगे। यहाँ वसंत और गाजी उसे हौसला देते हैं। अब इनके पास एक ही चारा था कि ये लोग अब्दुल के पिता के आने से पहले ठीक ऐसा ही नया टीवी लाकर रख दें, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत थी और पैसों के लिए ये लोग एक लोकल डॉन के पास आ जाते हैं। वहाँ ये तीनों उससे कहते हैं कि हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, पर क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकते हो, हमें टीवी लेना है। वो डॉन जवाब देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यह जहर किसी की चाय में मिलाना होगा। इतना कहकर वो तीनों को एक जहर की शीशी देता है जिसे लेकर वो उस आदमी के यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक आदमी की चाय में इन्हें जहर मिलाना था। फिर ये लोग चाय वाले को देख उसे अपनी बातों में लगा लेते हैं और फिर चाय में शीशी का जहर डाल देते हैं। फिर ये तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब ये गुंडा हमें किसी की जान लेने के लिए इतने पैसे दे रहा है तो अपनी जान बचाने के लिए ये आदमी हमें कितना ज्यादा पैसा देगा। ये सोचकर तीनों ही उसे बताने के लिए जाने लगते हैं कि तुम्हारी चाय में जहर है। तभी इन्हें उस लोकल डॉन का एक आदमी रोक लेता है और वो आदमी जिसे ये लोग रोकने जा रहे थे वो असल में कोई और नहीं बल्कि पहली कहानी वाली वम्बू का एक्स बॉयफ्रेंड था। इस जहर की असर से उसकी मौत वम्बू के साथ इंटीमेट होने के दौरान हो गई थी। उधर डॉन को जब इन बच्चों की चालाकी पता चलती है तब वो तीनों को मारने लग जाता है और वसंत से इस लोकल डॉन का टीवी भी टूट जाता है, जो कि शाम से पहले इन्हें नया टीवी लाने के लिए कहता है। यानी कि अब इन्हें एक साथ 2 टीवी लाने थे, एक अब्दुल के लिए और दूसरा डॉन के लिए। अब इसके लिए ये लोग एक सेठ के घर में चोरी करते हैं जो कि वसंत के मोहल्ले में रहता था। ये लोग उसके पैसे चुरा भी लेते हैं पर दुकानदार इन्हें टीवी नहीं देता क्योंकि इन्होंने जो नोट चुराए थे वो असल में 500 और 1000 के वो नोट थे जो कि डिमोनेटाइज हो चुके हैं। तो ये लोग दोबारा से उस सेठ के घर जाते हैं जो कि इन्हें मरा हुआ मिलता है और वहाँ एक लड़की भी थी जो कि गाजी को देखते ही उसे पसंद करने लग जाती है। अब गाजी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो लड़की बताती है कि मैं एक एलियन हूँ। वो इन्हें अपना असली रूप भी दिखाती है और कहती है कि मैं अभी तक इस सेठ के साथ रह रही थी पर ये अब मर चुका है तो मुझे एक और पार्टनर की जरूरत है। फिर वो गाजी का एक क्लोन बनाती है और उसे अपने पास रखकर वो तीनों बच्चों को टीवी खरीदने के लिए पैसे दे देती है, जिस पैसे से ये लोग अब्दुल के लिए और लोकल डॉन के लिए टीवी ले लेते हैं। फिर ये लोग अब्दुल की पुरानी टीवी को एक जगह से फेंकते हैं जो कि बर्लिन के सर पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये तीनों अब खुशी खुशी एक सिनेमा हॉल में जाकर दूसरी मूवी देखते हैं और यहीं पर इनकी एक कहानी खत्म होती है। अब दोस्तों आखिरी कहानी है लीला और उसके परिवार की। ये असल में सूरी की माँ लीला थी जिसे सूरी ने जब ब्लू फिल्म में देखा तो वो आग बबूला हो गया। मोहन के समझाने पर भी वो नहीं समझा और उसने अब मन बना लिया था कि वो अपनी माँ को मार देगा। इसके लिए वो घर आकर एक स्क्रू ड्राइवर लेकर अपनी माँ को मारने के लिए बढ़ता है पर सीढ़ी पर फिसल जाने के कारण ये स्क्रू ड्राइवर उसे ही लग जाता है, जो देखकर लीला तुरंत उसे एक अस्पताल में लेकर जाती है। तब लीला को पता चलता है कि सूरी का ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए वो अपने गहने बेचने चली जाती है। दूसरी तरफ हम सूरी के पिता अर्पितम को देखते हैं जो कि एक बार जीसस के एक स्टैचू के कारण सुनामी से बच गया था। तब से वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया और एक प्रिस्ट बनकर उसी जीसस की मूर्ति के सामने अपनी प्रार्थना करने लगा। लोगों को भी लगता है कि उसके प्रेयर्स में कुछ तो बात है, इसलिए वो अपनी बीमारी या प्रॉब्लम्स को उसके सामने लेकर आते हैं और उसके कई सारे फॉलोवर्स भी हैं। अर्पितम को लगता था कि भगवान खुद ही कोई चमत्कार करते हैं। फिर अपनी बेटी की हालत का जब उसे पता चलता है तब वो सूरी को लेकर यहाँ आ जाता है और सूरी को जीसस की मूर्ति के सामने रखकर कहने लगता है कि जीसस मेरे बेटे को ठीक कर दो। फिर ये बात जब लीला को पता चलती है तो वो कुछ लोगों को लेकर यहाँ आती है। अब भला अर्पितम को कौन समझाए कि भगवान लोगों की मदद खुद नहीं करते बल्कि वो लोगों को परेशानी का सामना करने की ताकत और जरिया देते हैं उसमें से निकलने का। यहाँ से सूरी को लेकर लीला एक बड़े हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जो पैसे लीला के पास थे वो कम पड़ रहे थे, इस कारण डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं। अर्पितम के पास भी पैसे नहीं थे इसलिए वो बस जीसस से प्रेयर ही करने में लगा था। तभी उसकी अंतरात्मा खुद अर्पितम से कहती है कि क्या यह पत्थर की मूर्ति तुम्हारी समस्या हल कर देगी। इस पर अर्पितम को एक दिन पहले की बात याद आती है जब उसकी मुलाकात शिल्पा से हुई थी और वो अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रही थी। शिल्पा को जब पता चलता है कि अर्पितम एक प्रीस्ट है तो वो उससे कन्फेस करती है कि मैं मुंबई में माफिया लोगों को बच्चे सप्लाई करती थी जिनकी वो लोग आंख निकाल लेते थे या हाथ पैर वगैरह काट कर उनसे भीख मंगवाते थे। शायद उसी पाप की सजा आज उसे मिल रही है। वो कहते कि मेरा बच्चा खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। इस पर अर्पितम कहता है कि तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी तुम अपने भगवान से माफी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। इस पर शिल्पा कहते कि सुनामी
के दौरान मेरे जानने वाले सभी लोग मारे गए थे, पर एक मूर्ति के कारण मेरी जान बच गई। अब वो मूर्ति कहाँ होगी मुझे नहीं पता, पर मुझे अगर भगवान ने बचाया है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। शायद उस समय मेरी किस्मत अच्छी थी। अब ये दोस्तों वही मूर्ति थी जिसकी वजह से अर्पितम भी बचा था, पर उसने उस मूर्ति को भगवान बना लिया और उसे पूजने लगा। यहाँ उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस मूर्ति को तोड़ देता है। तभी उसमें से कीमती हीरे बाहर निकलते हैं, मतलब कि ये मूर्ति कहीं और से बहकर आई थी जिसमें खजाना था। इन हीरो को बेचकर अर्पितम अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाता है, जिससे अब सूरी खतरे से बाहर था। लीला अर्पितम से पूछती है कि उस दिन अगर इस मूर्ति की जगह कोई टेडी बियर होता तो क्या तुम उसकी भी पूजा करने लगते। ये बोलकर वो अर्पितम को सोच में डाल देती है और अर्पितम अपने अंधविश्वास को छोड़ देता है। आगे सूरी की बातों का जवाब देते हुए लीला उससे कहती है कि ये मेरे लिए एक जॉब की तरह है, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग है, तो हमें किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। यहाँ सूरी अपनी माँ को माफ कर देता है और ये आखिरी कहानी भी हैप्पी नोट पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको एक मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।